नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ऊर्जावान संबोधन के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और साथ में मिराज, जगुआर, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने सीधे टच एंड गो का पालन किया। प्रधानमंत्री स्वयं हरकुलिस विमान से आए, एक संदेश दिया समाज को, हम कहां बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल है तो प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों से तुलना भी की और कहा कि पिछली सरकार के मुखिया तो हमारे साथ खड़े होने में भी डरते थे। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्वांचल को लेकर के राजनीति अपने चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री माह में तीसरी बार आए हैं पूर्वांचल में। अभी उनके और लगातार दौरे लगने हैं। गोरखपुर जाएंगे, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं और सबका पूर्वांचल पर डेरा। लेकिन इतना ही नहीं, विपक्ष के अखिलेश यादव, सपा मुखिया भी पूर्वांचल पर घेरेबंदी कर रहे हैं। आज ही उन्होंने गाजीपुर से लेकर के और सीधे सीधे पूर्वांचल तक एक विजय यात्रा निकालने का आह्वान किया। लेकिन हुआ क्या? अनुमति नहीं मिली। अब उनकी यात्रा कल निकलेगी और लखनऊ तक जाएगी। एक बात और हुई है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर के क्रेडिट वार शुरू हो गया। क्रेडिट वार, हमको श्रेय, हमको श्रेय। और ये श्रेय का जो युद्ध है ये सपा और भाजपा में ही है। सपा ने तो आज ये तक किया कि उसके कार्यकर्ता विभिन्न रंगों के फूल लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंचे, वहां पर उनको उड़ाया, झंडे फहराए, फीता काटा और साइकिल भी चलाई। कह रहे हैं कि क्रेडिट हमारा है। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर पूर्वांचल पर यह फोकस क्यों है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने राजनीति के शास्त्री डॉक्टर पुष्कर पांडे। डॉक्टर पुष्कर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर पुष्कर पांडे डीएवी कॉलेज में राजनीति विभाग में प्रोफेसर हैं, एक अच्छे विश्लेषक हैं और बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात भी रखते हैं। सबसे पहले मैं पांडे जी आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए आपसे जरा ये जानना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद सर। आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ और जो ये क्रेडिट वार शुरू हो गई है, और आपने देखा होगा कि जब कानपुर में भी मेट्रो हुआ था वहाँ पर भी क्रेडिट वार शुरू हो गई थी। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए सर, ऐसा है कि राजनीति परसेप्शन का खेल है। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है जनता के बीच में कि विकास की राजनीति कौन करना चाहता है। परसेप्शन बनाना चाहते हैं। करते राजनीति चाहे जिस भी किस्म की हैं, लेकिन परसेप्शन ये देना चाहते हैं कि विकास की राजनीति हम ही करने वाले हैं और विकास की सोच भी हमारे पास है। चूँकि भारतीय राजनीति में 2014 का जो चुनाव था, उस चुनाव ने अन्य बातों के साथ विकास को भी एक मुद्दा बनाया था। राजनीतिक दलों में जो भी लोग होते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, जनता की नब्ज को पकड़ना जानते हैं, समझना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य तत्वों के साथ अगर विकास जुड़ जाता है तो वो राजनीतिक लाभ की प्रत्याशा को अपने आप इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। आपने ठीक कहा कि परसेप्शन की, विकास की, लेकिन कहा कि मुद्दे चाहे जो कुछ हो। तो क्या आपको लगता है
कि जो विकास का मुद्दा होना चाहिए वो नहीं होता है। विकास का मुद्दा पीछे हट जाता है और दुनिया भर के जाति धर्म धन हिंदुत्व लब जिहाद मतांतरण नाना प्रकार के मुद्दे सामने आ जाते हैं। क्या वास्तव में यही हो रहा है और ये एक ट्रेंड बन गया है? क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है? सर ऐसा है कि मुद्दे वही होते हैं जो जनता के मन में कहीं न कहीं उनके प्रति भाव होता है। जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, ये सत्य है। इसको मैं चूंकि राजनीति शास्त्र का छात्र हूं तो मैं बात जानता हूं कि आप जाति को नकार नहीं सकते। जाति इस देश की सच्चाई है, धर्म भी इस देश की सच्चाई है, धन भी इस देश में सच्चाई है, और इन सब के साथ अन्य तत्व भी कहीं न कहीं विद्यमानता दिखाते हैं। मुद्दे शून्य में नहीं बनते। उन मुद्दों को बनाने के लिए कहीं न कहीं पीछे राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक आधार होना ही चाहिए, तभी वो मुद्दे सस्टेन करेंगे। और ये जो मुद्दे राजनीति में आपने उठाए हैं, चाहे वो लब जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो धन का मुद्दा हो, चाहे वो जाति का मुद्दा हो, अन्य जितने भी तत्व उसमें आते हैं उसमें चुनाव में, वो कहीं न कहीं अपना बेस समाज में सच्चाई के धरातल पर रखते हैं। तभी जब उन पर मुद्दे बनते हैं तो वो मुद्दे जनता के बीच में फैलते भी हैं और उन पर लोग विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि 2014 से राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया है जो कहीं ना कहीं हमको एक नई दिशा की ओर लेकर के जा रहा है? राजनीति का स्वरूप तो निसंदेह बदला है। बिल्कुल बदला है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण रणनीति। बिना संकोच के वैसे किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं होता, लेकिन वो चूंकि एक रणनीति का ही रूप है, मोदी शाह की रणनीति, उसको एज ए नाउन भी यूज हम कर सकते हैं। तो मोदी शाह की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी ने एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया। दूसरी चीज जो हुई है वो है तकनीक। ये जो मोबाइल पर डाटा सुलभ, हर आम और खास की रीच में आ गया है। बहुत कम पैसे में प्रतिदिन 1.5 से 2 GB डाटा लोगों को उपलब्ध है। इसने सूचनाओं तक पहुंच को और सूचनाओं के प्रवाह को निर्बाध कर दिया है। तो इससे जनता के बीच तकनीक और स्ट्रेटजी दोनों मिल करके इसने बहुत सारी चीजों को परिवर्तित किया है। और राजनीति में सिर्फ भारत की राजनीति में नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में, चाहे आप जर्मनी उठा के देख लें, ट्रंप भले चले गए, ट्रंप के जाने के अन्य कारण भी थे, लेकिन यूरोप, पश्चिमी यूरोप से लेकर के और पूरी दुनिया में जहां भी आप जाइए देखिए, दक्षिणपंथी पार्टियां जितनी भी हैं जो अपनी संस्कृति की बात करती हैं, मूल्यों की बात करती हैं, अपनी धरोहर की बात करती हैं, उन सब पर जनता का विश्वास कहीं न कहीं बना है। और भू राजनीति भी बदली है। भू राजनीति इस रूप में बदली है कि आतंकवाद की घटनाएं पूरी दुनिया में हर स्थान को हर रूप में प्रभावित की हैं। ISIS का उदय हो, उसके पीछे एक धर्म का तत्व भी लोगों ने जोड़ना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने भी जोड़ा और उन आतंकवादियों ने भी जोड़ा, दोनों की गलती है। तो जब वो जोड़ दिया तो उससे एक अलग तरह का माहौल पूरी दुनिया में बना है। तो धर्म का तत्व भी जो पहले उतना नेपथ्य में, जो पहले नेपथ्य में रहा करता था, अब वो फ्रंट लाइन में आ गया है। लेकिन जैसे आपने एक शब्द कहा कि मोदी शाह की रणनीति, इसका मुख्य वैशिष्ट्य क्या है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? मोदी शाह की रणनीति का सिर्फ एक मतलब है, हाँ, कि चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। चुनाव को जीतना है। राजनीति में जितने भी, एक अटल जी की भाजपा हुआ करती थी, एक उसके पूर्व की भी भाजपा हुआ करती थी, या अन्य, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कई बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न सत्ता और सिद्धांत का रहा है, तो उन्होंने सिद्धांत को
प्राथमिकता दी है। लेकिन मोदी और शाह की रणनीति का मतलब ये है कि जो कहा जाता है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, मोदी ये बात कहते हैं, चाणक्य वाली बात, इसीलिए उनको चाणक्य लोग फिर कहते हैं शाह जी को, कि साध्य ही साधन को परिभाषित करेंगे। साधन सही थे या गलत थे, यह बात तय होगी इस बात से कि आपने अपने साध्य को प्राप्त किया या वो साध्य आपसे दूर चला गया। दूर चली गए। एक जरा ये बात हमको और बताइए कि आपने 2014 का इलेक्शन देखा, 17 का देखा, 19 का देखा, और अब भी एक इलेक्शन चल रहा है जो 22 में होने जा रहा है। आखिर में ये जब आप 4 इलेक्शन देखते हैं तो आपको 2022 का जो होने वाला खासतौर से यूपी का चुनाव है, इसमें क्या डिफरेंस दिखता है, क्या नयापन दिखता है? 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव, ये तीनों चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़े गए। मोदी ही वो चेहरा थे जिन पर ये चुनाव आधारित थे। मोदी के नाम पर वोट मांगे गए और मोदी जी के नाम पर ही सरकार का निर्माण हुआ। 2022 का जो चुनाव है उसमें सिर्फ मोदी जी का तत्व नहीं है, उसमें अन्य तत्व भी शामिल हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं वो इतनी समझदार हैं कि ये चुनाव मोदी बनाम अन्य नहीं होने देंगी। और अगर वो ऐसा नहीं होने देंगी तो वर्तमान सरकार और विपक्ष के जो दल हैं उनके मध्य विभिन्न आधारों पर प्रतिस्पर्धा होगी। माने आपका मानना यह है कि जो 2022 का चुनाव हो रहा है वो सिर्फ मोदी के चेहरे पर नहीं होगा बल्कि और भी तत्व उसमें शामिल होंगे। क्या हम ये बात मान के चले कि इसमें मुख्य रूप से योगी का हिंदुत्व का जो चेहरा है, जो इस समय वो भारतीय राजनीति में भगवा के एक सिंबल बन गए हैं, एक पहचान बन गए हैं, क्या वही एक यूपी में चेहरा होगा और उसी से चुनाव पे जीत हार का गणित होगी? देखिए सर, जो हिंदुत्व की जहां तक आपने बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति पर आप विचार करें तो उसमें हिंदुत्व के 3 रूप दिखते हैं। एक हिंदुत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था, फिर अटल जी तक वो चला हिंदुत्व। वो हिंदुत्व था उदारवादी हिंदुत्व, लिबरल हिंदुइज्म। दूसरा हिंदुत्व है मोदी जी का, जो ऐसा हिंदुत्व है कि जिसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हिंदुइज्म। ऐसा हिंदुत्व जो कि समझौता नहीं करेगा, हमारे साथ अगर आप हिंदुओं के हितों के लिए लड़ेगा। तीसरा हिंदुत्व है वो योगी जी का हिंदुत्व है। योगी जी का हिंदुत्व वो आक्रामक हिंदुत्व है। आप हमें छोड़ भी रखोगे, हमें नहीं छेड़ोगे, तब भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम अपने मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। जो हिंदुत्व के, जो हिंदुओं के जो मुद्दे हैं उन पे हम आपके बिना पूछे भी उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम बोलेंगे, उस पर हम अपनी योजनाएं बनाएंगे। तो ये जो 3 रूप है हिंदुत्व के, योगी जी में वो आक्रामक हिंदुत्व दिखता है। क्या जो सलमान ने अपनी पुस्तक में एक समानता दिखाई है कि किस तरीके से धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, आईएसआई कर रही है या बोको हराम कर रही है, तो क्या जो हिंदुत्व का जो वर्तमान स्वरूप है क्या उससे मेल खाता है, क्या जो सलमान ने बात की है? देखिए सर, ऐसा है, जब कोई व्यक्ति किस्मत लेके जन्म लेता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मोदी जी और अमित शाह जी की और योगी जी की किस्मत अच्छी है कि ऐसे ऐसे लोग विपक्षी दलों में विद्यमान रहते हैं कि वो उन मुद्दों को उठा देते हैं जो कि चुभ जाएं और जिनका कोई अर्थ नहीं है। कभी भी ये बोको हराम हो या आईएसआईएस हो, ये संगठन ब्रूटल संगठन है। ये लोगों की हत्या करते हैं किसी भी स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे वो अन्य हिंदुओं के संगठन हो, हिंदू महासभा रही हो या बजरंग या जो भी आनुषंगिक संगठन हो या अन्य कोई भी संगठन हो, वो इस तरह का काम करना, क्या इस तरह का काम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कभी किया भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी 1925 से इतिहास है
1924 या 25 से उन्होंने कभी इस तरह का काम कोई भी नहीं किया। और इस तरह के मुद्दे उठा करके चुनाव के समय में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं, तो ये एक तरह से मुद्दा दे देना है कि आप मतलब ये, और उस धर्म के व्यक्ति के द्वारा जो कि समान धर्मी नहीं है, इस तरह की बातें दूसरे धर्म पर जब भी उठाई जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है। और चूंकि बहुसंख्यकों पर आपने किया है इसलिए वो प्रतिक्रिया ज्यादा दिखाई देती है। और आपने झूठ किया है। हाँ, ये दल के प्रति न मेरी कोई निष्ठा है, ना आपकी कोई निष्ठा किसी भी दल के प्रति, लेकिन झूठ होता है, सत्य होता है। ये असत्य भाषण किया है उन्होंने। अच्छा, मैं अब आपसे जरा थोड़ा सा यूपी के चुनाव की और बात कर लूं। क्या कारण है कि यूपी में पूर्वांचल पर पूरा फोकस हो रहा है? अगर अखिलेश हैं तो राजभर से समझौता करने में लगे हुए हैं, महान दल से समझौता करने लगे हुए हैं जनवादी, और बीजेपी भी चाह रही थी, हालांकि राजभर से समझौता उनका टूट गया, अपना दल से जोड़ रहे हैं, निषाद जी को भी जोड़ रहे हैं, लगातार प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री लगातार दौरे वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? और वहीं अवध क्षेत्र भी है, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र भी है, और अगर देखा जाए तो पश्चिम क्षेत्र भी है। ऐसा वहां ना हो करके सारा फोकस पूर्वांचल पर क्यों है? देखिए सर, ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा सर। अवध पे भी फोकस होगा, कानपुर बुंदेलखंड पर भी फोकस होगा, हाँ, पश्चिम पर नहीं होगा। हाँ, अभी पश्चिम पर नहीं होगा। और जो माहौल है अभी, जिस तरह का किसान आंदोलन वहां पर चल रहा है, या जिस तरह का गांव-गांव उस पर काम चल रहा है, तो अभी वहां का राजनीतिक माहौल सत्तासीन पार्टी के पक्ष में नहीं है ऐसा कि वहां पर कोई मूवमेंट कर सके। चूंकि इस तरह की घटनाएं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, या अखिलेश यादव जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था बनाया, तो इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक माहौल को बनाती हैं। इससे वोटों पर तत्काल कोई ऐसा जो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इससे एक माहौल है बनता, तो कि हाँ कुछ हो रहा है, सरकार कुछ कर रही है। तो क्या है कि ये माहौल जो है, ये बनाने की जो उर्वरा भूमि है, ये अवध क्षेत्र में भी है, बुंदेलखंड में भी है, और पूर्वांचल में भी है, पश्चिम में नहीं है। अभी वो उस माहौल का इंतजार करना पड़ेगा। और कराना गए थे मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं है। और नब्ज टटोल भी आए हैं, जिन लोगों का पलायन हो गया था उनको वहां पर पुनर्वासित, उनसे मिल भी आए हैं। उस नब्ज को छेड़ने का प्रयास किया है, जिस नब्ज से राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जा सके पश्चिम में। लेकिन अभी चूंकि ऐसा माहौल नहीं है कि वहां पर बहुत अधिक मेहनत की जाए, चूंकि राजनीति में समय का बहुत महत्व है। गलत समय पर उठाया गया कोई भी कदम वो घातक भी होता है, और सही समय पर उठाया गया कोई भी कदम बहुत ज्यादा हितकर भी होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी जी के एक ही स्टेटमेंट ने 2014 में चुनाव उनके पक्ष में कर दिया था, जब उन्होंने कहा था उनके प्रति नीच जो राजनीति करने का शब्द का प्रयोग किया गया था, तो उसको उन्होंने कहा था, मणिशंकर अय्यर ने कहा था, प्रियंका जी ने भी कहा था। हाँ। तो उसको उन्होंने उपयोग किया था कि मैं जाति में हूँ, पिछड़ों में हूँ, तो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये माहौल होता है, सही समय का महत्व है। पश्चिम में भी वो सही समय नहीं आया है, लेकिन ढूंढ रहे होंगे, मुद्दा ढूंढ रहे होंगे, कोशिश में लगे हैं। अभी गए भी थे मुख्यमंत्री जी भी गए थे, कराना में पलायन वाला ले लिया। हाँ, लेकिन अभी वो तो थोड़ा सीमित क्षेत्र है। नहीं, वो क्या होता है सर, राजनीति में नब्ज को टटोला जाता है। नब्ज को टटोलने की कोशिश है। अगर वो मुद्दा जनता के बीच में विद्यमान है तब तो उस मुद्दे को छेड़ा जाएगा, और अगर वो जनता के बीच में वो मुद्दा विद्यमान नहीं है तो उस पर बात नहीं हो सकती। चूंकि पलायन हो चुका है, जो लोग ये मुद्दा था 2014 में था, 2017 में भी था, लेकिन 2022 में ऐसा मुद्दा अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये जैसे अगर ये भी तो कारण हो सकता है कि अवध क्षेत्र की सीटें कम हैं, कानपुर बुंदेलखंड की केवल 52 सीटें ही हैं, लेकिन पश्चिम में भी 133 सीटें लगभग हैं, लेकिन 33% सीटें जिनकी संख्या 166-67 है वो सीधे पूर्वांचल की है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सीटों को बटोरने के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि ठीक है, बुंदेलखंड तो देख लेंगे, जेपी नड्डा आ भी रहे 23 तारीख को वहाँ पर, और चूँकि 47 सीटें मिल भी गई थी पिछले बार, और अवध की भी वही स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूर्वांचल को इसलिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और पूर्वांचल की राजनीति बदलती भी है।
क्योंकि देखिए कभी बसपा के साथ रही, कभी सपा के साथ रही, पिछले बार भाजपा के साथ रही है। तो क्या एक गणित इसी बात की है कि जो हमें पश्चिम से जो कमी दिखे वो हम उसकी भरपाई कर लें पूर्वांचल से? बिल्कुल सर, ये रणनीति निसंदेह है। और पूर्वांचल की राजनीति के जो तत्व हैं उन तत्वों में जाति का बहुत प्रमुख स्थान है, धर्म का उसके बाद स्थान है, विकास का स्थान सिर्फ और सिर्फ कहने के मुद्दों में है, वास्तव वोटिंग बिहेवियर में उसका कोई स्थान नहीं है। और जो पूर्वांचल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जातियों के पॉकेट्स का है। जैसे जो पटेल समाज है, जिसको आप कुर्मी समाज कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं, जी जी जी, वो समाज जब उनकी भी एक बेल्ट है पूरी, मिर्जापुर और बाराबंकी से स्टार्ट करेंगे, एक पतली से बेल्ट होती हुई पूरा घूम करके निकल जाएगी मिर्जापुर तक। राजभर हैं, उनकी भी जो बेल्ट है वो मऊ के आसपास से लेकर के पूरा एक स्थान है जहां पर अधिक संख्या में है, बाकी है तो बहुत जगहों पर, बाराबंकी से और इधर साइड में भी हैं। ऐसे ही निषाद समाज है, वो भी, जैसे पासी समाज है, पासी समाज वो जहाँ जहाँ स्वाधीनता के समय में एक आंदोलन हुआ था आपके यहाँ, ये उन्नाव से प्रारंभ होकर के उन्नाव, हरदोई, और इसे एक पॉकेट की स्ट्रक्चर है, जातियों का संकेंद्रण है। जैसे मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बांदा, ये जो फूलपुर, ये जो इलाका है, ये जो है कुर्मियों का बाहुल, इस इलाके में बिंद भी बहुत ज़्यादा हैं, निषादों की जो उपजातियां हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है। इस तरह से पॉकेट वाइज वहाँ पर स्ट्रक्चर है जातियों का। वहाँ पर लोकतंत्र सदैव इस बात की अपेक्षा करता है कि लोगों की सामूहिक लामबंदी कैसे सुनिश्चित की जाए, लोग अधिक संख्या में किन मुद्दों पर आ जाएंगे। तो हमारे देश में सामूहिक लामबंदी के परंपरागत उपकरण विद्यमान है, जाति है, धर्म है। तो ये जो लामबंदी का जो उपकरण है जो वहां पर विद्यमान है पहले से, और चूंकि छोटे छोटे पॉकेट्स में है, उन पर स्ट्रेटजी बनाना, उन पर काम करना, और उनके अपने समाज हैं, उनके अपने राजनीतिक दल भी हैं, जैसे महान दल है चौहानों का है, राजभर की है पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी, ऐसे करके। तो ये जो इनका प्रभाव क्षेत्र है, इन पर काम करना, इन जैसे निषाद पार्टी है, इनका जो प्रभाव क्षेत्र है ये जो है गोरखपुर के उसमें है, और लगभग 4.5 लाख वोटर निषादों के हैं गोरखपुर में। पिछला जो चुनाव निषाद पार्टी सपा के सहयोग से जीत गई थी वो भी इसीलिए कि निषादों का बड़ा वहाँ पर जो प्रभाव था बहुत अधिक संख्या में। लेकिन ये पॉकेट्स में है, संकीर्णित वोट है, तो इन पर रणनीति का निर्माण करना और इन पर काम करना आसान है। और चूंकि पश्चिम में ऐसी कोई उर्वरा भूमि नहीं विद्यमान है, और मुद्दे भी ऐसे थे, जैसे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन था, तो उस पर उन्होंने काम करना पूर्वांचल से कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करना ही था, और सीटों की संख्या भी ज्यादा है, रणनीति का निर्माण भी आसान है वहां पर। अवध क्षेत्र की राजनीति थोड़ा दूसरे किस्म की है, बुंदेलखंड की और तीसरे किस्म की राजनीति है, कानपुर की भी राजनीति दूसरे किस्म की। तो ये शहरी क्षेत्रों की राजनीति अलग होती ही है, ग्रामीण क्षेत्रों की अलग होती है। तो इन सब मुद्दों पर काम करने के लिए इसलिए पूर्वांचल को चुना। हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वांचल के फोकस पर। पांडे जी, मैं आपसे एक जरा ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर इस बार की स्थिति देखी जाए तो क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल में सामाजिक गठजोड़ है वो बिगड़ा है? मतलब जो लोग बीजेपी के साथ पिछले बार थे इस बार नहीं हैं, और अगर यूँ देखा जाए तो अब उनके पास केवल निषाद पार्टी रह गई है और अपना दल रह गया है, और इधर राजभर भी आ गए हैं, महान दल भी आ गया है, सोशलिस्ट पार्टी जनवादी भी आ गई है। तो ये सब जो सामाजिक गठजोड़, क्या आपको लगता है कि ये जो सामाजिक गठजोड़ है ये पिछले चुनाव की अपेक्षा में कुछ नया बदलाव लाएगा? देखिए सर, ऐसा है, पूर्वांचल सदैव विस्मित करता रहा है लोगों को। यही मैं ये ठीक और स्पष्ट कहना या इस तरह से, चूंकि एक एक व्यक्ति से बात करना संभव नहीं, लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, पूर्वांचल इस बात विस्मित करेगा लोगों को, विस्मित करेगा। आपकी आश्चर्य होगा लोगों को पूर्वांचल के परिणामों को देख। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि जैसे कि भी स्वतंत्र देव सिंह का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ठीक है राजभर सपा से जो है समझौता कर ले, गठबंधन कर ले, लेकिन राजभर का एक वोट भी सपा को नहीं मिलेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए सर, वो जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी के पक्ष में उनको अपनी बात कहनी चाहिए, और अगर ये उनका काम है, उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए।
अब वो सत्य हो या असत्य हो, यह तो दूसरा प्रश्न है। और राजभर जी का अपने समाज पर और अपने दल पर और उसके जो प्रभाव क्षेत्र है, तीनों पर उतना प्रभाव है जितना कि होना चाहिए। माने वो अपना वोट ट्रांसफर करा देंगे? बिल्कुल करा देंगे, इसमें दो राय नहीं। कोई इसमें शक नहीं। अच्छा, क्या एक ये भी स्थिति बनती है पूर्वांचल पर, इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री आते हैं, गोरखपुर से मुख्यमंत्री आते हैं, अगर यही गढ़ कमजोर हो जाएगा, और एक बात बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव सीधे सीधे 2024 पर पड़ेगा। अमित शाह जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि योगी को आप सुनिए, क्योंकि 2022 में आपको मोदी चुनना है, और रास्ता यही जाएगा। देखिए सर, आपने दो प्रश्न एक साथ उठाए हैं। हाँ, वही। मैं पहले दूसरे प्रश्न का जवाब दूंगा कि जो बात अमित शाह जी ने कही, अमित शाह जी ने जो बात कही है वही उनको कहना चाहिए। इसलिए कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी बनाम अन्य हो गया, जो कि भाजपा भी चाहती है और अमित शाह जी भी चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं, तो मोदी तो भारतीय राजनीति में इसमें अजातशत्रु हैं। उनको मतलब और उत्तर प्रदेश में तो निसंदेह फिर मोदी के साथ तो बहुत सारे तत्व अपने आप आ जाते हैं ना। मोदी के साथ जो तत्व हैं इस देश में, मोदी धर्म के ध्वजावाहक हैं, तो उसके चलते हिंदू समाज में अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, युवा हो, सबका उनके प्रति विश्वास है। अमित शाह जी ने उसी चीज की और उसी रणनीति पर काम करते हुए बात कही कि 2022 के चुनाव को भी मोदी जी का ही चुनाव आप मानिए। अब जनता इसको मानती है नहीं मानती है जनता के ऊपर है, और ये विपक्षी दलों के ऊपर है कि वो जनता को बताएं कि नहीं भाई, मोदी का चुनाव तो 2024 में है, वो चुनाव अलग है, और 2022 का चुनाव ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने को है। तो ये दोनों की अपनी अपनी रणनीति होनी चाहिए और दोनों इस पर काम करेंगे। भाजपा निसंदेह इस पर काम करेगी कि ये चुनाव मोदी बनाम अन्य हो जाए, और अन्य पार्टियां भी इस पर काम करेंगी, नहीं ये वो बताने का संदेश देने का काम करेंगी कि ये चुनाव मोदी बनाम अन्य नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो इस पर दोनों लोग काम करेंगे, दोनों की अपनी रणनीति है। और सर, पहला प्रश्न मैं भूल गया। वो वाराणसी से प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ। देखिए सर, वाराणसी और गोरखपुर ये दोनों सामान्य स्थल नहीं है। गोरखपुर से हिंदुत्व की तीसरी धारा बहती है, अर्थात आक्रामक हिंदुत्व गोरखपुर से ही प्रारंभ हो रहा है। और वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी का क्षेत्र है, उसका अपना सांस्कृतिक महत्व है और उसका अपना राजनीतिक महत्व भी है। तो ये तत्व भी कहीं न कहीं है, चूंकि जब उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, और गोरखपुर और फूलपुर, मतलब गोरखपुर और फूलपुर ये सीटें भाजपा हार गई थी, मतलब सीएम और डिप्टी सीएम की सीट हार गई थी। तो विरोधियों को बहुत कुछ कहने का मौका मिला था, और परसेप्शन बनता है जनता में। राजनीति में चुनाव भी एक परसेप्शन का विषय है। जो लगभग 12 से 14% फ्लोटिंग वोटर होता है, वो परसेप्शन पे वोट करता है। तो वो जो परसेप्शन बनाने की बात है, अगर यहाँ से चीजें अव्यवस्थित हो गई तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं 2024 पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। और उस पर चूक करना, चूंकि वहां पर बहुत बड़े स्टेक लगे हैं, 2022 से बड़ा स्टेक 2024 में लगा है, तो उस स्टेक पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए भी इस पर काम हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से चुनाव हार गए तो फिर विपक्ष के पास कहने को बहुत कुछ हो जाएगा जिसका जवाब नहीं रहेगा। अच्छा, क्या जो बीजेपी में आप कभी कभी देखते हैं कि इतनी बैठकें, इतना योजनाओं का प्रचार प्रसार, संघ भी लगा है, अमृत महोत्सव, ये सब, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बंगाल का जो परिणाम रहा, जहाँ सारी ताकत झोंकती थी बीजेपी ने, और वहाँ का जो परिणाम आया उसने तो वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया? क्या कहीं ना कहीं ये भी आता है इन लोगों के, बीजेपी के आला कमान के, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ताकत तो पूरी झोंक रहे हैं और कहीं बंगाल जैसा हसर ना हो जाए? क्या ये भय है कहीं? देखिए सर, भारतीय जनता जो पार्टी की बात हो या किसी भी सेनापति की बात हो जो युद्ध में उतरा हो, वो अंतिम समय तक अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, और उसे करना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश में हार रहा है या कोई जीत रहा है, लेकिन जो बंगाल में हुआ था, बंगाल में ऐसा नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उसको इस बात का एहसास नहीं था कि वहां हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते और उन्हें कहना भी नहीं चाहिए।
तो उन्होंने वहां पर वही काम किया। और चूंकि हर चुनाव को आखिरी चुनाव समझ के, जैसे आदमी ये चीज सोचता है कि नहीं पूरी ताकत लगा दो इसमें, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुनाव लड़ती है। मोदी और शाह की रणनीति का यही अर्थ है कि हर चुनाव को ये समझ के लड़ो कि जीवन का आखिरी चुनाव है, पूरी ताकत के साथ लड़ो, जितने संसाधन हैं सबको लगा दो, जीत मिलनी चाहिए, किसी भी तरह से जीत मिले, सत्ता में रहेंगे तो अन्य समस्त काम होंगे, इसलिए वो सब कर रहे हैं और इसको एक्सीलरेट भी करेंगे और आगे क्यों ले जाएंगे। अच्छा, क्या जो बीजेपी की जीत में ये जो लाभार्थी हैं जिनको फ्री राशन मिल रहा है, जिनको घर में रोशनी मिल रही है, नलों में पानी मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहे हैं, अब तो दाल वगैरह भी मिलने लगी है और ये होली तक बढ़ा दिया गया है, तो ये जो लाभार्थी हैं या जो योजनाओं का जो काम है, ये नहीं आपको लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए तो 75 हजार जो है लाभार्थी हैं। देखिए सर, ऐसा है, मैं प्रश्न को थोड़ा सा उत्तर में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करूंगा। इस देश में किसान आंदोलन कोई भी सफल नहीं हुई, और ये देश कृषि प्रधान देश इसको हम कहते। किसान आंदोलन जो पश्चिम में हुए भी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी के पहले जो हुए या टिकैत साहब के जो इसमें हैं उनके जो पिताजी के नेतृत्व में जो भी हुए, वो एक जातिगत समुदाय तक उनका प्रभाव था और उसके चलते वो सफल होते थे उस विशेष क्षेत्र में। भारतीय किसान यूनियन हो, शेतकारी संगठन हो या किसान सभा या जितने भी संगठन रहे, ये बहुत सफलता नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि किसान स्वयं में न कोई जाति है न कोई धर्म है, किसान में भी जाति है और किसान में भी धर्म है। ऐसे ही इन लाभार्थियों में भी जाति है और इन लाभार्थियों में भी धर्म है, वो दोनों तत्व यहाँ भी काम करेंगे। ओहो, ये आपने बड़ी बात कह दी। क्योंकि एक जगह मैं सुन रहा था कि एक दलित महिला थी, तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मुझको सारे लाभ मिले, सब कुछ है, लेकिन पूछा वोट किसको दोगे, तो उसने कहा वोट तो मायावती को दे। हाँ, ये बात सामने आई, इसमें दो राय ने, आपने अच्छा विश्लेषण इसका किया। अच्छा, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको जो ये आने वाला चुनाव है ये, और जो पूर्वांचल है ख़ास तौर से, क्या पूर्वांचल ही जीत और हार की कुंजी खोलेगा, ताला खोलेगा? अब की सर चुनाव इतना सहज नहीं है। हाँ, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है, चाहे बुंदेलखंड हो, अवध हो, पश्चिम हो, तराई का क्षेत्र हो, पूर्वांचल हो, सब सीटें महत्वपूर्ण हैं। और संघर्ष तो है ही है चुनाव में, इस बार संघर्ष है। हर सीट का महत्व है। लेकिन जिस तरीके से भी अमित शाह आए और ये हुआ कि उन्होंने एक तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेला और कहा कि जो पहले उत्तर प्रदेश की पहचान वो नहीं थी, उन्होंने मंदिर और बाबा काशीनाथ सबका किया। क्या आपको लगता है कि दो बातें होंगी कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, या फिर सामाजिक गठजोड़ का होगा, या फिर काम का होगा? तीन बातें। देखिए सर, तत्व तो तीनों रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में जहां तक मैं समझ रहा हूं, विकास और हिंदू मुस्लिम का तत्व आज की तारीख में, कल को कोई माहौल चेंज हो जाए तो मैं नहीं जानता, आज की तारीख तक ये गौड़ तत्व रहेंगे। मुख्य तत्व सामाजिक गठजोड़ रहेगा। सामाजिक गठजोड़, जी सर। अच्छा, महंगाई का कोई आपको विशेष मुद्दा नहीं दिखेगा, और बेरोजगारी का, लाइन और ऑर्डर का, या जो पुलिस हिरासत में मौत, ये सब मुद्दे नहीं आएंगे? सर क्या है कि मुद्दे क्यों नहीं आएंगे? हाँ, महंगाई का मुद्दा आएगा। हाँ, भाजपा का जो परंपरागत वोटर है, शहरी मध्यम वर्ग है, हाँ, हाँ, वो सदैव वो कारण खोजता है जिसके चलते वो भाजपा को वोट देता रहे। तो अब वो कारण उसको स्वयं को समझाना पड़ रहा है कि मैं क्यों वोट दूं, खुद को वो समझाने में लगा है। महंगाई है तो अन्य चीजें हैं, ये है तो अन्य चीजें हैं। और जहां तक अन्य मुद्दों की बात है, उनका भी अपना महत्व रहेगा। महंगाई का महत्व तो रहेगा ही। महंगाई तो ऐसी चीज है जो आम और खास को प्रभावित कर, और फ्लोटिंग वोटर पर इसका विशेष महत्व है।
विशेष महत्व रहेगा। ये floating लॉ एंड boat- ऑर्डर का जहां तक बात कही सर, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से अच्छा है, अच्छा इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार में बहुत बढ़िया। अच्छा, फ्लोटिंग बोट आप इस बार कितना मान रहे हैं? सर 12 से 14% हर बार होता है, हर बार होता है? हर बार होता है। अच्छा अच्छा, कुल मिला करके अब हम आपसे आखिरी सवाल, सर कुल मिला करके यूपी के 2022 का चुनाव कैसा होना जा रहा है, उसका क्या परिदृश्य होगा, कैसी स्थितियों से जनता के सामने आएगा? देखिए सर, ऐसा है चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, हाँ, आप तो समाज की नब्ज पर बैठे हैं, आपको स्पष्ट दिखेगा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से अगर मैं कहूं तो चुनाव अत्यंत प्रतिस्पर्धा का चुनाव होगा, प्रतिस्पर्धा, अत्यंत प्रतिस्पर्धा का चुनाव होगा और परिणाम भी शायद अप्रत्याशित देखने को मिले लोग देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से धन्यवाद सर, विश्लेषण किया। हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। और आपने सुना कि इस बार का चुनाव वास्तव में विस्मित करने वाला होगा, आश्चर्य में डालने वाला होगा। कोई भी परिणाम आएंगे लेकिन वो अप्रत्याशित होंगे। आप देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।